हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर। आज की इस वीडियो में हम लेव बैरगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे और ये सिद्धांत काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीटेट का एग्जाम देते हैं या कोई भी टीचिंग एग्जाम देते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर वो आपका सेंट्रल का हो, उसमें ये बैरगोत्स्की का सिद्धांत से क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावना रहती है। अब देखते हैं, सबसे पहले जो लेव बैरगोत्स्की थे, ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये बात तुमको याद रखनी है। स्टेट लेवल का ये क्वेश्चन आता है तो कभी कभी ये आ जाते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन से देश से थे। रूसी मनोवैज्ञानिक याद रखना है हमें। अब दूसरी चीज ये है कि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं। तो कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी या फिर सांस्कृतिक सिद्धांत आ जाता है या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो हमें नाम याद रखने हैं कि इस सिद्धांत के क्या क्या नाम होते हैं। इसको लेव बैगोत्स्की का सिद्धांत कहा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी कहा जाता है, निकट विकास के क्षेत्र का सिद्धांत, ये भी इसका नाम है। जेडपीडी का सिद्धांत, जेडपीडी की फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो इसका नाम हो जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। ये हमको नाम याद रखने हैं क्योंकि ये नाम, इस नाम से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं कि वैगोत्स्की ने कहा क्या था। वैगोत्स्की ने ये जो चीजें कही थी, जैसे कि समाज एवं संस्कृति का योगदान होता है, अपने से बेहतर संगति में अच्छा सीखते हैं, स्वयं सीखने देना चाहिए भाषा। अब इसमें होता क्या, देखिए, जो डेवलपमेंट होता है, जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है। लर्निंग में तीन चीजें उन्होंने बताई थी, लर्निंग के कॉज बताए थे इन्होंने तीन। जो संस्कृति, दूसरा सोसाइटी और तीसरा लैंग्वेज यानी भाषा। संस्कृति, समाज, भाषा। अब जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, जैसे कि इन तीनों चीजों का इंटरेक्शन होता है, इसको हम संस्कृति बोल देते हैं, ये सोसाइटी हो जाएगी और ये भाषा। ठीक है। जब ये तीनों का इंटरेक्शन होता है तो जो ये इंटरेक्शन है, इसके इंटरेक्शन से ही डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट होता है, वहां से क्या होता है कि अधिगम होता है। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब अधिगम होता है और उसके बाद डेवलपमेंट होता है। अब हमें एक चीज याद रखनी है, जो पियाजे थे, एक पॉइंट हमको याद रखना है। पियाजे ने क्या बताया था कि पहले क्या होता है, पहले डेवलपमेंट होता है, इसके बाद लर्निंग होती है। लेकिन वैगोत्स्की ने क्या बताया, पहले लर्निंग होती है, इसके बाद डेवलपमेंट होता है। ये एक छोटा सा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना है। क्या याद रखना है, जीन पियाजे ने बताया था पहले विकास होता है उसके बाद अधिगम होता है। वहीं पे लेव वैगोत्स्की ने बताया था कि पहले अधिगम होता है उसके बाद विकास होता है। अब ये विकास और अधिगम कैसे होता है, अधिगम होता है संस्कृति, अ, समाज और भाषा, इन तीनों के इंटरेक्शन से अधिगम होता है और इसके बाद ही डेवलपमेंट होता है। अब इस जो लर्निंग में जो पॉइंट है याद रखने से, समाज एवं संस्कृति का योगदान है। तो सही बात है कि समाज और संस्कृति, अब इसका मतलब क्या होता है। संस्कृति का मतलब होता है कि आप किस कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे संस्कृति, अगर आप एक समाज में रह रहे हैं तो आपको जो परिवार है, आपके परिवार है, उससे आपको संस्कृति मिलेगी। ठीक है, कल्चरल चीजें आपको मिलेगी आपके परिवार से। वहीं समाज, जो आपके आसपास के लोग हैं, सोसाइटी है, जिस मोहल्ले में आप, शहर में रहते हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहां से एक समाज आता है। ठीक है। उसके बाद भाषा, लैंग्वेज। भाषा इसलिए महत्वपूर्ण है, आप किस भाषा में सीखते हैं। जैसे कि अगर एक परिवार है जिसमें एक माता है, माता अगर आती है ऐसे बैकग्राउंड से जिनकी भाषा अलग है, पिता ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनकी भाषा अलग है, तो यहाँ पर जो बच्चे का जो विकास होगा वो द्विभाषीय परिवार में होगा, एक द्विभाषीय वातावरण में होगा। और इस द्विभाषीय वातावरण में क्या होगा, डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर माता क्या करेंगी, वो अपनी एक अलग लैंग्वेज यूज करेंगे, पिता अलग लैंग्वेज यूज करेंगे, तो बच्चे के लिए यहाँ पर कठिन हो जाता है कि कौन सी लैंग्वेज को ग्रेस्प करे। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दूसरा है अपने से बेहतर संगति में अच्छा सीखते हैं।
जब लेग बैगोस्की की बात होती है तो एक कॉन्सेप्ट आता है एमक्यू का। एमक्यू क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। इसका मतलब ये होता है कि जो सीखने वाला है, लर्नर है, लर्नर का मतलब जो यहाँ पर बच्चा है, उसकी अपेक्षा मोर नॉलेजेबल अदर ऐसे पीपल होते हैं जो कि बड़े लोग होते हैं। बड़े लोग मतलब जैसे कि माता पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, या फिर दोस्त भी हो सकता है। बड़े का मतलब यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जो बात की जा रही नॉलेज की, ताकि उनके अधिगम में सहायता कर सके। जैसे आप अपने माता पिता से सीखते हैं, दादा दादी से सीखते हैं और टीचर से सीखते हैं, तो वो लोग बच्चे के लिए एमक्यू में आ जाते हैं। एमक्यू की फुल फॉर्म होती है मोर नॉलेजेबल अदर। और तीसरी चीज है स्वयं सीखने देना चाहिए। स्वयं सीखने देने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब बच्चा इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट किसके साथ करता है? समाज के साथ में करता है। किसके थ्रू करता है? भाषा के थ्रू करता है। तो वो खुद से सीखता है, खुद से सीखता है और एक समझ बनाता है। इसको कहा जाता है इंटरनलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि आत्मसात करना या फिर स्वयं सीखना। अब आती है भाषा। भाषा इन्होंने एज अ टूल बात की थी कि भाषा, अगर जिस कल्चर ऑफ सोसाइटी में रहेंगे और एक ऐसी भाषा जो कि बच्चे के आसपास बोली जाती हो, ठीक है, वही भाषा का प्रयोग अगर ज्यादा किया जाएगा तो बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में ज्यादा सीखेगा। तो ये तो पॉइंट हमें याद रखने और ये हमको इंटरेक्शन याद रखना है। इसके बाद कुछ शब्द है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये शब्द आ जाते हैं और हमको इन शब्द देखकर ही हमें पहचानना पड़ता है कि ये लेबल की थ्योरी से आते हैं। पहला है इंटरनलाइजेशन। इसका मीनिंग होता है आत्मसात करना, मतलब स्वयं सीखा हुआ ज्ञान। स्वयं सीखा ज्ञान का क्या मतलब है? जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, जब बच्चा किसी से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो कुछ समझ विकसित होती है और उस समझ से जो ज्ञान विकसित होता है उसको इंटरनलाइजेशन कहा जाता है, मतलब आत्मसात करना। फिर नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है दिया गया अस्थायी सहयोग। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि स्कैफोल्डिंग हो रही है। अब यहाँ पे जो स्कैफोल्डिंग जिसकी सहायता से हो रही है वो कौन है? ये वीडियो है और यहाँ पे मैं हो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्कैफोल्डिंग अस्थाई है। आप थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, इस वीडियो को आप हटा देंगे, लेकिन इस वीडियो की सहायता से जो आपको पॉइंट मिलेंगे, जो चीजें आप ग्रेस्प करेंगे, वो आपको बाद में सहायता देगी। तो इसको कहा जाता है दिया हुआ अस्थाई सहयोग। और स्कैफोल्डिंग को कहा जाता है हेल्प। हेल्प भी कहा जाता है, मदद भी कहा जाता है और पाड़ भी कहा जाता है। ठीक है, इन नाम से आ जाते हैं, तो हमको ये नाम याद रखने हैं। अगला है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये देखते हैं, जैसे कि एक क्लास है, ये ब्लैक बोर्ड है। अब इस ब्लैक बोर्ड में टीचर ने क्या किया, आपके दोस्त को बुलाया और इस पे एक सवाल दे दिया, जैसे 4+2 क्या होता है। अब आपका दोस्त यहाँ पर गया और उसको उसको नहीं पता 4+2 क्या होता है। अब आपने क्या किया, आप पीछे क्लास में सीट पे बैठे हुए हैं और आपने इशारे से बता दिया, आपने हाथ से इशारा कर दिया 4+2, मतलब आपने ऐसे कर दिया कि ये क्या 6 हो जाता है। तो उसने, आपके दोस्त ने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या? अब देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इसका फोल्डिंग दी, आपने मदद की, सहारा दिया, हिंट दिया। एक और इसको कहा जाता है हिंट। तो आपने अपने दोस्त को क्या किया, हिंट दिया, जो कि इसका फोल्डिंग में आएगा। अब यहाँ पर समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र यहाँ पर ये हुआ कि आपने अपने दोस्त को जो हिंट दिया है, तो आपके दोस्त ने क्या किया, आपकी मदद से वो उस लेवल पे पहुंच गया कि उसको आंसर पता लग गया 6 है। वहीं अगर यहाँ पे एक ऐसा सवाल दे दें, जैसे कि 4 2 3 + 5 क्या होगा, तब इस स्थिति में आप हाथ से इशारे करके नहीं बता सकते। तो अब जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है वो यहाँ तक रह जाएगा कि आप जहां तक उसको मदद कर सकते हैं। तो आप मदद केवल तब तक कर सकते हैं जबकि संख्याएं छोटी है, जो कि 10 तक अगर आ सकती है तो आप आसानी से मदद करेंगे। जैसे 4+2 आया तो आपने 6 बता दिया। 8+2 अगर पूछा और आपके दोस्त ने आपकी तरफ देखा और आपने हाथ से बता दिया कि ऐसे आपने कर दिया और उसको एक हिंट मिल गया कि 10 होता है।
लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या आएगी तब आप उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, तो उसका जो जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट होगा वो यहीं तक रह जाएगा। मतलब एक ऐसे लेवल तक आप किसी की मदद कर सकते हैं जहां तक वो सीख सकता है, लेकिन उसके बाद आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। अगर आप मदद करेंगे भी तो भी आप उसको जो जोन ऑफ मैक्सिमल डेवलपमेंट है आप उसके आगे उसको नहीं ले जा सकते, उसके बाद उसको खुद ही सीखना पड़ता है। तो जिस लेवल तक आप मदद कर सकते हैं उस लेवल को कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब देखिए इसके फोल्डिंग के कई सारे नाम होते हैं, इसको गाइडेंस कहा जाता है, इसको हेल्प कहा जाता है, सपोर्ट कहा जाता है, हिंट कहा जाता है। इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर टेम्परेरी, ये अस्थाई नेचर होता है। ठीक है। जब बच्चों को स्कैफोल्डिंग कैसे की जाती है, जैसे बच्चे अब साइकिल चलाना सीखते हैं, जब बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि आप जो बड़े लोग होते हैं उनको पहले साइकिल पे बैठाते हैं और कुछ देर तक उसके साथ चलते हैं, उसको साइकिल साइकिल पकड़कर साथ चलते हैं। तो वो एक अस्थाई प्रोसेस होता है। आप ऐसा नहीं है कि हमेशा साइकिल को पकड़े रहेंगे और बच्चे वो चलाते रहेंगे। आप एक निश्चित समय तक साइकिल को पकड़े रहेंगे और वो चलाएंगे, उसके बाद वो खुद सीख जाएंगे। तो जहां तक आप उस साइकिल को पकड़कर सिखा रहे हैं वो एक टेम्परेरी पीरियड होता है जिसको अस्थाई कहा जाता है, और वो चीज क्या हो जाती है, वो इस पे फोल्डिंग हो जाती है। अभी डिपेंड करता है चाइल्ड के ऊपर, डिपेंड्स ऑन चाइल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप जिस बच्चे को साइकिल सिखा रहे हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिसको आप 10 दिन लगे, ठीक है। कुछ बच्चे क्या हो सकते हैं आपने एक दिन में बताया कि आपको ऐसे बैठना है और ऐसे पैडल चलाना है और आप सीख जाते हैं। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं 5 दिन में भी सीखते हैं, कुछ बच्चे हो सकता है केवल 2 दिन ही उनको जरूरत पड़े सिखाने की। तो ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, पर डजंट डिपेंड ऑन एज, और ये एज पे डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है जिसकी एज 10 साल हो उसको कोई चीज बताने में 12 दिन लगे, और हो सकता है किसी की एज 8 साल हो उसको कोई चीज समझाने में 8 दिन लगे। ठीक है, तो ये डिपेंड कर, ये एज पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, और ये क्या होता है, अस्थाई होता है। अब देखेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में एक ग्राफ आता है। अब हमें इस ग्राफ को क्या समझना है, ग्राफ को समझना है, ये एक ग्राफ है, ठीक है, और इसमें 3 जोन है। पहला जोन क्या है, संभावित, ये संभावित विकास का क्षेत्र है, ठीक है। ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, और ये जो नीचे वाला ये क्षेत्र है इसको कहा जाता है वास्तविक विकास का क्षेत्र। अब देखो, जैसे आपने अपने दोस्त की मदद की, 4+2 6 होता है, 8+2 10 होता है, ठीक है। लेकिन अगर टीचर ने क्वेश्चन दे दिया कि 423 1+5 1 2 क्या होता है, ठीक है, अब क्या होगा, आपने केवल यहाँ तक उसको आप बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन और दिया कि 1 1+1 क्या होता है, ये होता है 2। अब आपके दोस्त को बुलाया टीचर ने, अब टीचर ने कहा कि आप आगे आ जाओ और ब्लैक बोर्ड पर ये जो क्वेश्चन है 4 इनको करके दिखाओ। तो अब ये क्वेश्चन है 1+1 2। अब आपके दोस्त ने ये क्वेश्चन कर लिया अपने आप, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, तो जो उसका वास्तविक विकास का क्षेत्र है, जो वास्तविक जो ज्ञान है, वास्तविक विकास है, वो यहाँ तक आएगा। 1+1 = 2, अगर इसको ये पता है तो उसका जो डेवलपमेंट का जोन है उसको वास्तविक विकास का क्षेत्र कहा जाएगा, और वो नॉलेज उसकी यहाँ तक आएगी, ग्राफ में बिल्कुल नीचे। वहीं पर अब उसको 4+2 नहीं पता है तो आपने इशारे से बता दिया ऐसे करके कि 6 होता है, तो अब उसने क्या किया, समझ गया और उसने 6 लिख दिया, और 8+2 आया तब आपने 10 कर दिया, ऐसे हाथ से बता दिया 10, ठीक है, तो वहां उसने 10 लिख दिया। अब जो आपने हिंट दिया है, जो आपने मदद की है, इसको स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा, और इसके स्कैफोल्डिंग के द्वारा जो ज्ञान हासिल होता है, ठीक है, उसको
कहाँ रखा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। 4+2 और 8+2, ये जो चीज आपने क्या है उसको बताई है, उसको सिखाई है, आपकी सहायता से वो सीखा है, तो वो चीज आएगी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। वहीं पे अगला क्वेश्चन दे दिया टीचर ने, एक बड़ी संख्या दे दी। अब ये एक ऐसी संख्या है जिसको आप हाथ से नहीं बता सकते, आप हाथ से नहीं बता सकते और आपका दोस्त समझ भी नहीं पाएगा। तो अब एक ऐसा लेवल आ गया ज्ञान का, एक ऐसा लर्निंग का फेज आ गया जहां पर आप मदद भी नहीं कर सकते। अब ये चीज को खुद से सीखनी होगी। तो ये जो क्षेत्र हो जाता है, ये हो जाता है संभावित विकास का क्षेत्र। अब एक बार फिर से समझेंगे, वास्तविक विकास के क्षेत्र में बच्चा खुद से सीख लेता है, ठीक है, बच्चा खुद से काम कर लेता है। वहीं समीपस्थ विकास का क्षेत्र आता है तो आप बच्चे की मदद करते हैं सीखने में। और संभावित विकास का क्षेत्र होता है कि आप एक ऐसा क्षेत्र आ जाता है जहां पर आप उसकी मदद नहीं कर सकते, उसके बाद उसको खुद ही सीखना पड़ता है। तो जो आप मदद करते हैं वो चीज आ जाती है समीपस्थ विकास के क्षेत्र में। तो एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर फिर से हम बता देते हैं, बैगोत्स्की ने क्या बताया था कि पहले लर्निंग होती है, इसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये चीज हमको एक बार याद रखनी है बिल्कुल। वहीं इसके बाद एक चीज और आती है, जब हम बैगोत्स्की की थ्योरी पढ़ते हैं, सोशियो कल्चर थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम लैंग्वेज भी याद करते हैं। क्योंकि बैगोत्स्की ने बताया था कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 3 स्टेज में सीखते हैं। जैसे एक हो जाती है उनकी सामाजिक भाषा हो जाती है, एक प्राइवेट स्पीच हो जाती है, ठीक है। इस तरह से 3 स्पीच उन्होंने बताई, लेकिन इस वीडियो में हम उन स्पीच की बात नहीं करेंगे। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर उनकी हमने बात की तो हो सकता है कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्राइवेट स्पीच हो जाती है, पर्सनल स्पीच हो जाती है, और जो सोशल स्पीच हो जाती है। इन तीनों को हमें यहाँ पर मिक्स नहीं करना है, कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। अब देखते हैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब कि शिक्षा में इसके किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। इस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, इसका मेन कॉन्सेप्ट था सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इनका इंटरेक्शन। अब इनका इंटरेक्शन कैसे होता है, स्कूल में कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ ग्रुप में एक्टिविटीज कराई जाती है। तो इनका कहना है कि आप क्या करो, बच्चों के ग्रुप बना दो, लर्निंग ग्रुप बना दो, जिससे बच्चे डिस्कवरी, बच्चे खुद खोज करके सीखेंगे, खोज के माध्यम से सीखेंगे। प्रोजेक्ट, आप बच्चों से कुछ प्रोजेक्ट करने को कह दो, जिसमें कई सारे 3-4 बच्चे होंगे, मिलके आपस में बात करेंगे, अपने आइडियाज शेयर करेंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, डिफरेंट कल्चर से होंगे, ठीक है। तो वहां पर लेकिन लैंग्वेज यहाँ पर मेन टूल है। तो लैंग्वेज के माध्यम से क्या करेंगे, वो आपस में लर्निंग करेंगे। वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्विंग जब 3-4 बच्चे मिलकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो आपस में शेयर करेंगे, ठीक है, एक्टिविटी। तो ये तो हो गई ग्रुप में पढ़ाने के लिए। वहीं एक चीज और याद रखनी है, वेगोत्स्की की जो सोशियो कल्चर थ्योरी है, इसका मानना ये है कि जो टीचर है, टीचर का काम सिखाना, एज सच सिखाना नहीं है, इसका काम होता है असेस करना। असेस किसको करना है, जेड का। इसका मतलब ये है कि टीचर का काम सिर्फ इतना होना चाहिए क्लास में कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान रखना है। मतलब बच्चे की जो वास्तविक ज्ञान का क्षेत्र है, जो समीपस्थ ज्ञान का क्षेत्र है, और संभावित ज्ञान का जो क्षेत्र है, ठीक है, उस पर नजर रखनी है। उसको ध्यान में रखना है कि बच्चा अभी किस लेवल पे है और उसको क्या क्या मदद करी जा सकती है और वो क्या क्या सीख सकता है। तो टीचर का काम एज ए फैसिलिटेटर, इन्होंने बताया कि टीचर का काम यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो टीचर सिखाएगा वही सीखेगा। टीचर यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर वर्क करेगा। तो असेस करेगा जेडपीडी का। अब जेडपीडी हर बच्चे के लिए अलग होगा, तो सभी बच्चे की जो जेडपीडी है उनको असेस करेगा और टास्क देगा। टास्क का मतलब है अब जेडपीडी। अब इसका क्या मतलब है, वापस से इस ग्राफ पे चलते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब जेडपीडी टास्क का मतलब ये हुआ कि जो सरल सवाल है, यहाँ पर सरल सवाल आ गए हैं। सरल सवाल बच्चा कर ले रहा है, ठीक है। बच्चा क्या कर रहा है, अभी सरल सवाल यहाँ पे कर लिए उसको। उसके बाद थोड़े से मॉडरेट सवाल दिए, समीपस्थ विकास के क्षेत्र में थोड़े मॉडरेट, मतलब सरल से इजी से थोड़े ऊपर सवाल दिए। वही संभावित विकास पे यहाँ पर हार्ड, कठिन सवाल दिए।
अब क्या मतलब हुआ है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि पहले बच्चों को सरल सवाल कराओ, बच्चे सरल सवाल करेंगे, उसके बाद थोड़े मॉडरेट सरल से थोड़े कठिन सवाल उनको दो, तो वहां पर आप उनकी मदद करेंगे, हिंट देंगे, वहां पर आपकी मदद से वो सीखेंगे। तो टीचर यहाँ पे उनकी जो मदद करेंगे, स्कैफोल्डिंग करेंगे। उसके बाद ऐसे सवाल देने चाहिए जो कि हार्ड हो, जो कठिन हो। अब जब इस तरह से जब चीजें बन जाती हैं, एक प्रोसेस बन जाता है कि बच्चा पहले सरल सीखेगा, उसके बाद थोड़े कठिन सीखेगा, उसके बाद और कठिन की तरफ जाएगा। तो सरल से कठिन की तरफ आप जाओ, सरल से कठिन की तरफ आप जाओगे। तो यहाँ पर जब बच्चा सरल से कठिन की तरफ जब जाएगा, तो जो लर्निंग होगी वो एनहेंस होती जाएगी, डेवलपमेंट एनहेंस होता जाएगा। तो ये चीज समझ गए हम। टास्क क्या होते हैं? अब जेडपीटी टास्क देना चाहिए, पहले इजी टास्क देना चाहिए, फिर मॉडरेट, उसके बाद हार्ड, जो कि अब जेडपीटी आते हैं। और प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, टीचर का काम क्या होता है? असेस करना होता है, टास्क देना होता है और स्कैफोल्डिंग कराना होता है। स्कैफोल्डिंग का जो कोऑपरेटिव होती है, और गाइडेड इंस्ट्रक्शन। गाइडेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या हुआ? जब टीचर बताते हैं कि आपको ये सवाल ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ये अप्रोच लगानी है, तो वो हो जाती है गाइडेड इंस्ट्रक्शन। पीयर ट्यूटरिंग, पीयर ट्यूटरिंग का मतलब है कई सारे ग्रुप में बच्चों को पढ़ाना। तो ये थ्योरी होगी बैगोस्की की। अब इस थ्योरी में हमें अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात नहीं करनी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। उसके लिए बैगोस्की ने 3 स्टेज बताई थी, वो हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई आपको, आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, या फिर कुछ और आप हमें बताना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।